इससे इस विषय पे इसलिए डॉक्टर राय आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि अभी आपके कांग्रेस पार्टी ने भी एक बड़ा कल 133 नए जिला और सिटी आपके अध्यक्ष बने हैं और वो मतलब मैं इसको वेलकम स्टेप इसलिए मान रहा हूं कि आपने उसमें 133 में आपने 30 मुसलमानों को बनाया अध्यक्ष, लेकिन वहां पे भी थोड़ा मतलब 30 मुसलमान हैं, 29 ब्राह्मण हैं, 12 ठाकुर हैं, दलित 15 हैं, बनिया 7 हैं, कायस्थ 2 हैं, सिख 1 हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बिहार में राजेश कुमार साहब को कांग्रेस पार्टी ने एक अध्यक्ष नियुक्त करके बड़ा अच्छा संदेश दिया है, क्योंकि मतलब यू कैन नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड, वो केवल वोट देने की मशीन नहीं है, अब उनको सत्ता में चाहिए। यहाँ पे दूसरी मुझे लगा कि 15 जब आपने दलित लोगों को अध्यक्ष बनाया तो थोड़ा उससे ज्यादा अगर अनुपात रहता तो मेरे हिसाब से ठीक रहता। डॉक्टर राय पहली टिप्पणी की क्या अब आनंद जी, पहले तो मैं ये संख्या क्लियर कर दूं, ओबीसी मुस्लिम और बैकवर्ड 85 है, अपर कास्ट 46 है, इसमें ब्राह्मण 26 है केवल, राजपूत 12 है, भूमियार 2 है, त्यागी 1 है, वैश्य केवल 4 है, कायस्थ 1 है, ओबीसी 33 है, मुस्लिम ओबीसी 15 है। तो इस तरह की संख्या है। इसी तरह से उम्र के हिसाब से भी 50 साल से कम उम्र वाले लोगों की संख्या बड़ी संख्या है, वो सबका ध्यान रखा गया। मैं इससे अलग हट के कुछ बात करना चाहता हूँ। आपने जो बात छेड़ी ना, दरअसल आपने कहा कि 89 में या 90 में वीपी सिंह के मंडल आयोग के बाद में मंडल पॉलिटिक्स शुरू हुई। मैं इसको कुछ अलग नजरिए से इसको रखना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए। ठीक है, मंडल पॉलिटिक्स के नाम पर पॉलिटिक्स नहीं थी, लेकिन हरियाणा में राव वीरेंद्र सिंह के नाम पर यादव मुख्यमंत्री तो कांग्रेस बना चुकी थी। बिहार में दरोगा प्रसाद राय और रामलखन यादव नाम से यादव मुख्यमंत्री तो कांग्रेस पार्टी बना चुकी थी। राजस्थान में पहाड़िया जी, जगन्नाथ पहाड़िया संभवतः नाम था, उनके रूप में दलित मुख्यमंत्री बना चुकी थी। मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर के नाम पर बना चुकी थी बिहार में, और महाराष्ट्र में बना चुकी थी। इसी तरह से साउथ इंडिया में दलित मुख्यमंत्री बना चुकी थी या पिछड़े मुख्यमंत्री बना चुकी थी। तो भागीदारी देने का सवाल तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ध्यान रखा, उसको नाम नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी इसको कास्ट पॉलिटिक्स के लाइन पे लेके नहीं चलती थी। वो ये मान के चलती थी समाज में सब लोग हैं, सबकी भागीदारी होनी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। और इसीलिए समय समय पर विभिन्न प्रदेशों में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सबको मौका मिलता रहा। और बड़ी जातियों के भी, अलग अलग जातियों को, वह बनारसी मुख्यमंत्री बने जो कि बनिया समाज के थे। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग समाज के लोग मुख्यमंत्री इख्तियार बनते रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद रिपब्लिकन पार्टी बना ली थी, लेकिन उसके बावजूद बाबू जगजीवन राम नेता थे कांग्रेस पार्टी के, और दलितों ने पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के साथ रहना मंजूर किया। सोशलिस्ट जो हमारे साथी थे, उन लोगों ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से स्थापना करने के बाद जब अलग होने का फैसला किया तो उन्होंने नारा दिया, संसोपा ने बाधी गांठ, पिछड़े मांगे 100 में 60, यानी पिछड़ों की पॉलिटिक्स किया सीधे सीधे तौर पर। लेकिन पिछड़े वर्गों ने भी बड़े पैमाने पर कांग्रेस का साथ दिया, और चूंकि सभी ने कांग्रेस साथ दिया, किसी एक या दो जाति से कोई पार्टी 300 या 300 ज्यादा सीट नहीं जीत सकती है। उससे ज्यादा अगर सीट उसको जीतनी है तो उसको सभी जातियों की कुछ न कुछ उसको वोट मिलना चाहिए, तभी वो 2/3 या एक बहुमत से कहीं बहुत बड़ी ज्यादा सीट जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी को उस तरह की जीत लगातार ही मिलती रही। तो कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, सबको स्थान देने का काम हमेशा किया। अभी भी जैसा मैंने बताया, इस बार उत्तर प्रदेश की अभी नई कमेटी डिक्लेयर हुई। आपने बिहार का जिक्र किया, बिहार में यह मामला काफी दिन से पेंडिंग था। अखिलेश प्रताप सिंह जी जो वहां पर अध्यक्ष थे, वो भूमिहार जात से आते हैं, राज्यसभा एमपी है, वो काफी दिन से वहां अध्यक्ष थे, और उनको हटा करके चूंकि राहुल गांधी ने मुहिम चलाई है, राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि मेरी राजनीति रहे या न रहे, मुझे नफा हो या नुकसान हो, लेकिन जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय मेरा मिशन है। जब तक सामाजिक न्याय पूरा नहीं होगा तब तक ये देश मजबूत नहीं होगा। वो उसी तरह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति का एक हाथ या एक पैर अगर कमजोर हो तो वह व्यक्ति पूर्ण व्यक्ति नहीं माना जाता। वही चीज देश पर भी लागू होती है कि देश के हाथ, पैर, आंख, कान में से कोई एक चीज भी कमजोर होगी तो देश मजबूत नहीं माना जाएगा। उसी को सामाजिक न्याय की अवधारणा मानी जाती है। राहुल गांधी की जो ये मुहिम है, उसकी छाप बहुत तेजी से कांग्रेस पार्टी के अपने क्रियाकलापों में दिखने लगी। पिछले दिनों
ये काफी दिन से तय था कि राकेश कुमार जो बिहार में अध्यक्ष बने हैं, वो दलितों में से एक समाज से आते हैं। उनके समाज का करीब 7% के आसपास वहां पे बिहार में वोट है और उनको वहां पर अध्यक्ष बनाया गया। आपने देखा होगा वो पैंट कमीज पहने हुए बड़े साधारण से व्यक्ति हैं, लेकिन उनका असर वहां पर देखने को इस चुनाव में मिलेगा। उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में पूरी कमेटियां भंग कर दी गई। बहुत दिनों बाद उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ कि सारी कमेटियां, जिला कमेटियां एक साथ भंग कर दी गई हो और उसके बाद फिर एक लंबी जद्दोजहद चली। 6 दिनों तक 6280 लोग बुलाए जिनके इंटरव्यू किए गए और वो इंटरव्यू भी एक दो लोगों ने नहीं किया, बल्कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और तमाम वरिष्ठ नेता सबको आमंत्रित किया गया कि आप सब लोग आइए, भागीदारी निभाइए, इंटरव्यू करिए और अपनी अपनी राय दीजिए कि इनमें से कौन अध्यक्ष बनने लायक है। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद, ठीक है गलतियां भी हो सकती हैं, हमेशा कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया को अपनाने के बाद इस प्रदेश अध्यक्ष ने वो नाम सारे दिल्ली भेजे और अभी आपके सामने जारी हो गए। मैंने अभी आपको पढ़ के सुना दिया कि उसमें क्या क्या 70% बैकवर्ड दलित और अल्पसंख्यक हैं और 30% के आसपास सामान्य जाति के लोग हैं। उसका बाइफर्केशन भी करीब करीब मैंने सुना दिया। इसमें भी यह किया गया है कि दलितों में अतिदलित और पिछड़ों में अति पिछड़े, उनका भी ध्यान रखा गया है और महिलाओं की भागीदारी भी पिछली बार के मुकाबले इस बार बढ़ाई गई है। जो भी सक्षम महिलाएं हमको मिली उनको जिला अध्यक्ष अथवा नगर अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये एक परिवर्तन की राह चल पड़ी है और कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि बहुत हो गई हार, अब नहीं मानेंगे। 2027 जीतने के लिए कटिबद्ध है कांग्रेस पार्टी और उसके लिए चूंकि जात भारत की एक सच्चाई है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। सभी जातियों में जाति चेतना आ चुकी है, जागरूकता आ चुकी है, वो सत्ता में भागीदारी चाहती हैं, वो संगठन में भागीदारी चाहती हैं। इसलिए तय किया गया कि सबको भागीदारी दे करके कहा जाए कि आओ छुटो, आपकी पार्टी खड़ी हो गई है, बहुत हो गया पीछे रहना, अब आगे बढ़ के कमान संभाल लेनी और सरकार अपनी बनानी है। क्योंकि इस दौरान सबकी सरकारें बन चुकी हैं। जब तक किसी की सरकार नहीं बनी थी तब तक कांग्रेस की बहुत बुराई होती थी, लेकिन अब साम्यवादियों के साथ मिलकर के जनता पार्टी जनता दल की सरकार बन गई, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के साथ मिलकर के जनता दल और जनता पार्टी की सरकार बन गई, अकेले बसपा की सरकार बन गई, आप जैसी छोटी पार्टी की सरकार बन गई, भारतीय जनता पार्टी की कई सरकारें बन गई। अब सारे देश की जनता ये जान चुकी है कि किसके पक्ष में क्या है और किसके विपक्ष में क्या है, किनको सरकार चलाना आता है, किनको सरकार चलाना नहीं आता है, किन लोगों के पास दूरदृष्टि है, देश के लिए समाज के लिए दूरदृष्टि है, विदेश नीति को लेकर के दूरदृष्टि है, औद्योगिकरण को लेकर दूरदृष्टि है, अपने देश की सुरक्षा को लेकर दूरदृष्टि है, शिक्षा और समाज को लेकर दूरदृष्टि है। ये किसके पास है? कुल निष्कर्ष ये निकल चुका है कि कांग्रेस के पास ये दूरदृष्टि और ये कार्यक्रम, इन सारी चीजों को लेकर कार्यक्रम किसी के पास नहीं। आप देख रहे हैं कितने भौटे तरीके से बीजेपी लगातार फेल होती जा रही है, चीन कब्जा करता जा रहा है, अर्थव्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है, 210 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा हो चुका है, बेरोजगारी 45 साल से ज्यादा हो गई है। आज ये एक आंकड़ा आया है कि खुशहाली के रेट में भारत 198वें नंबर पर है और भारत से ऊपर नेपाल जैसे देश है। कितनी शर्मनाक स्थिति है। अमेरिका का राष्ट्रपति हमको धमका रहा है और हमारा प्रधानमंत्री बेशर्मी से हंस रहा है और चुप पीछात करके बैठा हुआ है। हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति को 2 टूक जवाब देकर के धत्ता बढ़ा करके उठ के चली आई थी और बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दिए थे। ये देश ये सारी चीजें देख रहा है और अच्छा हुआ कि एलन मस्क ने गोट नाम का एक AI ला करके हमको इंट्रोड्यूस कर दिया। उससे लोगों ने सवाल पूछना सीख लिया है। बीजेपी के नेताओं से तो लोग सवाल नहीं पूछ पा रहे थे, लेकिन गोट से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि देश का वो कौन गद्दार था जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। तो गोट ने जवाब दिया कि 60 बार से ज्यादा माफी मांगने वाले नाम का नाम सावरकर है। लोगों ने पूछा कि आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया कि नहीं लिया, तो उसने जवाब दिया कि आरएसएस का आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। लोगों ने कांग्रेस के बारे में पूछा, कांग्रेस के बारे में सारे पॉजिटिव जवाब मिल रहे हैं। लोगों ने पूछा कि सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कौन है, तो लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। लोगों ने पूछा कि सांप्रदायिक रूप से सबसे सांप्रदायिक प्रधानमंत्री कौन है, तो गोट ने कहा सबसे सांप्रदायिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब ये आम आदमी के हाथ में जो हथियार है, ये छोटा सा मोबाइल नाम का, ये हर एक के पास पहुंच गया है और जो जो गोट शब्द हर एक के पास पहुंचेगा, उसके पास स्मार्टफोन नहीं होगा तो किसके पास होगा, उसके स्मार्टफोन में वो सवाल डालेगा जो सवाल मन में आएगा। अब तक आरएसएस तमाम घृणा फैलाती रही है, तमाम झूठ फैलाती रही है। इलाहाबाद में पेरिस नाम का एक धुलाई का केंद्र है, एक लॉन्ड्री है, उसका नाम है पेरिस लॉन्ड्री केंद्र। उसमें जवाहरलाल नेहरू के कपड़े धोते थे और आरएसएस ने इतने सालों तक लगातार ये फैलाया
कि जवाहरलाल नेहरू के कपड़े पेरिस में धुलने जाते थे, जैसे इनके जो आका थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो धुलवाने जाते थे, वही लेकर के आया करते थे, ऐसा लगता है। तो इस तरह के जो सवाल होंगे अब बोर्ड पर आम जनता पूछना शुरू करेगी और दूध का दूध पानी होता चला जाएगा। आपने अच्छा सवाल उठाया, सही बात है, लेकिन मैंने जो जवाब दिया कि कांग्रेस पार्टी के लिए सामाजिक न्याय आज की चीज नहीं है, ये 1946-47 में शुरू हो गई थी और कांग्रेस पार्टी ने सामाजिक न्याय का ध्यान हमेशा रखा है और संगठन के स्तर पर आज भी उस दिशा में लगातार बढ़ रही है। जी आनंद जी।